अवनी को आज उठने में थोड़ी देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आती है और सीधे रसोई में जाकर सबके लिए प्रसाद बनाकर पूजा करती है और फिर आकर सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। शालिनी जी और राजेश्वरी जी सोफे पर बैठी किसी चीज की डिस्कशन कर रही थीं कि तभी उनकी नज़र अवनी की तरफ जाती है। अवनी ने आज भारी भरकम जरी का काम की हुई साड़ी नहीं पहनी थी, बल्कि एक हल्के फैब्रिक की प्रिंटेड साड़ी पहनी थी। साड़ी का रंग हल्का क्रीम और पीच के मिश्रण जैसा था, जिस पर सटल पेस्टल रंगों के फूलों और बेलों का प्रिंट था। ये डिज़ाइन इतना नाजुक था कि दूर से देखने पर लगता था मानो किसी कलाकार ने कैनवास पर पानी के रंग बिखेर दिए हों। अवनी ने इस सादगी भरी साड़ी को बेहद खूबसूरती से ड्रेप किया था। उसने हल्के ढंग से अपने बालों को खुला छोड़ा, जो उसके कंधों पर नर्म लहरों की तरह फैल रहे थे। उसने गले में कोई भारी आभूषण नहीं पहना, सिर्फ कानों में छोटे डायमंड स्टड्स और एक पतली गोल्ड चेन पहनी थी, जो उसकी मासूमियत को और भी बढ़ा रही थी। साड़ी की सादगी में ही अवनी की असली खूबसूरती उभर कर आ रही थी। उसके चेहरे पर रात की थकान साफ बयां हो रही थी, पर वह भी उसके चेहरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। अवनी सारा ब्रेकफास्ट तैयार कर नौकरों के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। एक एक करके सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अवनी अपनी तिरछी नज़रों से शालिनी जी की तरफ देखती है, क्योंकि शालिनी जी ने आज अवनी को सुबह से एक बार भी नहीं डांटा था। जब से अवनी शादी करके आई थी, शालिनी जी उसे हर छोटी छोटी बातों पर डांट देती थीं, पर आज देर से नीचे आने की वजह से भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा था। युवराज अवनी के हाथ का बना ब्रेकफास्ट देखकर बहुत खुश होता है और ऊपर आर्यन के रूम की तरफ देखते हुए कहता है, यार, ये आज भाई कहाँ रह गए हैं? जल्दी आओ, भाभी ने मेरे मनपसंद का नाश्ता बनाया है, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरी भूख बढ़ती जा रही है। युवराज की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और शालिनी जी एक नज़र युवराज को घूरते हुए देखती हैं और कहती हैं, बहेव बनो युवराज, ये तुम कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? शालिनी जी की बात सुन युवराज चुपचाप किसी अच्छे बच्चे की तरह आर्यन का इंतजार करने लगता है। आर्यन सीढ़ियों से नीचे आता है और अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, माँ, आज आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, मैं वहाँ पर नाश्ता कर लूँगा। और बिना किसी की बात सुने जाने लगता है कि राजेश्वरी जी कहती हैं, बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता पैक कर देती हूँ, मुझे पता है तुम बाहर का कब नहीं खाते। राजेश्वरी जी की बात से आर्यन कहता है, ठीक है, और बाहर की तरफ चला जाता है। राजेश्वरी जी अवनी से कहती हैं, बेटा जाओ जल्दी से आर्यन का नाश्ता पैक करके दे आओ। राजेश्वरी जी की बात सुन अवनी किचन में जाती है और आर्यन का नाश्ता पैक करके उसे देने के लिए बाहर जाती है तो देखती है आर्यन अपने कार के पास खड़ा अपने फ़ोन में कुछ देख रहा है। उसने गहरे चारकोल ग्रे रंग का कस्टम मेड 3 पीस सूट पहना था, जिसकी बनावट में हल्के टेक्सचर की झलक थी। ये सूट उसके शरीर पर बेहतरीन ढंग से फिट था, जो उसके कंधों की चौड़ाई और कमर की कसावट को पूरी तरह से उभार रहा था। इस पूरे पहनावे का केंद्र बिंदु उसकी कलाई पर बंधी घड़ी थी। यह एक स्विस मेक की क्रोनोग्राफ घड़ी थी, जिसका डायल गहरा नीला था और उस पर रोज गोल्ड के बारीक मार्कर चमक रहे थे। घड़ी का लेदर स्ट्रैप गहरे भूरे रंग का था, जिस पर मगरमच्छ की त्वचा जैसा टेक्सचर था। ये घड़ी न केवल समय बता रही थी, बल्कि उसकी लग्जरी को दर्शा रही थी। अवनी टिफिन लेकर आर्यन के सामने खड़ी हो जाती है। आर्यन, जो अपने मोबाइल में मेल चेक कर रहा था, अवनी को सामने खड़ा देखकर अपना फ़ोन अपनी जेब के हवाले करता है और अवनी के हाथ से टिफिन लेकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ दे देता है। बॉडीगार्ड टिफिन लेकर चला जाता है। अवनी जैसे ही दोबारा अंदर जाने को होती है कि तभी आर्यन अवनी का हाथ पकड़कर खुद से खींचकर चिपका लेता है। अपने दोनों हाथों की पकड़ अवनी की कमर पर मजबूत कर देता है। अवनी आर्यन के ऐसा करने से हैरान जाती है और घबराकर इधर उधर देखने लगती है। आर्यन एक हाथ से अवनी की कमर को मजबूती से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर उसके होंठों पर होंठ रख देता है। अवनी, जो आर्यन के इस तरह करने से घबराई हुई थी,
वह आर्यन के किस करते ही अकड़ जाती है और उसे खुद से दूर करने लगती है। आर्यन का ध्यान जो अवनी को किस करने में था, अवनी की इस तरह धक्का देने से भंग हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अवनी की नज़र जैसे ही आर्यन पर पड़ती है, वो उसकी लाल आंखें देखकर कांप जाती है और हकलाते हुए कहने लगती है, सॉरी, मैंने जानबूझकर आपको धक्का नहीं दिया। पर अवनी की बात पूरी होने से पहले ही आर्यन अवनी के बालों को पकड़कर अपने बिल्कुल करीब करता है और उसके बालों को खींचते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम परिवार के सामने नाटक करोगी, सबको अपना बना लोगी और मैं भी बाकी सब की तरह तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगा? यह मत भूलना, यह शादी क्यों हुई है और तुम यहाँ क्यों हो? अगर आज के बाद तुमने कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। और उसके बालों को खींचते हुए दोबारा उसके होंठों से होंठ जोड़ लेता है। आर्यन अवनी को बहुत ही गुस्से में किस कर रहा था। आर्यन अवनी को किस कम और काट ज्यादा रहा था, जिससे अवनी को अपने होठों में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वह दोबारा आर्यन को खुद से दूर करने की गलती नहीं करती। आर्यन तब संतुष्ट हो जाता है तो अवनी को धक्का देकर खुद से दूर कर देता है। आर्यन के धक्का देने से अवनी लड़खड़ा जाती है पर खुद को संभाल लेती है और सीधा खड़ी हो जाती है। आर्यन बिना अवनी पर ध्यान दिए चला जाता है और अवनी अपनी भीगी आंखों से आर्यन के जाते हुए कार को देखती है। तभी आर्यन के पापा और चाचा ऑफिस जाने के लिए बाहर आते हैं और अवनी को इस तरह खड़े देखकर उसके सर पर पीछे से हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? अवनी जल्दी से अपने आंसुओं को साफ कर लेती है और पीछे मुड़कर कहती है, कुछ नहीं पापा, बस मैं अंदर ही जा रही थी। और दोनों जनों को बाय करके अंदर चली जाती है। अवनी जब अंदर आती है, देखती है सभी ने नाश्ता कर लिया है। राजेश्वरी जी अवनी को देखकर कहती हैं, बेटा तुम भी नाश्ता कर लो। पर अवनी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहती है, माँ अभी मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। और जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। मरीन कॉर्पोरेशन। आज आर्यन जब मरीन कॉर्पोरेशन पहुंचा तो उसकी नज़र सबसे पहले ऑफिस के विशाल विस्तार पर पड़ी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि बांद्रा सी फेस पर फैली 3 भव्य कांच से ढकी बिल्डिंगों का एक परिसर था जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये पूरा कॉर्पोरेशन उसके समुद्री साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। आर्यन सीधा अपनी मुख्य बिल्डिंग के केबिन में चला गया। उसका ध्यान फाइल से हटकर तुरंत उस प्रोजेक्ट की ओर गया जिसकी डेडलाइन आज थी। उसने कुछ हफ्ते पहले शिपयार्ड डिवीजन को एक नया अत्याधुनिक लग्जरी क्रूज शिप मॉडल तैयार करने का काम सौंपा था। जब उसका मैनेजर प्रेजेंटेशन लेकर आया तो आर्यन की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। मॉडल को देखते ही वह गरज पड़ा। जहां उसने एक शक्तिशाली और डिजाइन में अद्वितीय क्रूज शिप की कल्पना की थी, वहां एक बेहद सामान्य और घटिया डिजाइन का कार्गो शिप का मॉडल रखा था जिसे साफ तौर पर लापरवाही से बनाया गया था। यह क्या मजाक है? आर्यन ने अपनी डेस्क पर जोर से हाथ मारा। मैंने तुमसे लग्जरी क्रूज बनाने को कहा था, ये तुमने क्या बनाया है? ये कूड़ा है। बिना एक पल गवाए आर्यन ने गुस्से में उस लकड़ी और फाइबर से बने मॉडल को जमीन पर गिरा दिया। मॉडल टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया। मैनेजर डर के मारे कांप रहा था। आर्यन ने सिगार सुलगाया और ठंडी, चेतावनी भरी आवाज में कहा, याद रखना, मरीन कॉर्पोरेशन में लगभग ठीक जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर काम परफेक्ट नहीं हुआ तो ये हाल सिर्फ इस मॉडल का नहीं बल्कि तुम्हारे करियर का होगा। और जो भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उससे कह दो कि मुझे ये प्रोजेक्ट 2 दिनों में पूरी तरह से संपन्न चाहिए। आर्यन की बात सुन मैनेजर के चेहरे पर हैरानी और घबराहट हो जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट को बनाने में ही 1 हफ्ता लग गया था और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ही सभी को 12-12 घंटे काम करना पड़ा था। जिस तरह आर्यन 2 दिन का कह रहा था, उस हिसाब से तो सभी को मिलकर दोबारा से 24 घंटे काम करने पड़ेंगे, तभी जाकर यह प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए आर्यन इसमें कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर रहा था। राठौर मेंशन।
अवनी किचन में खड़ी होकर कुकीज बना रही थी। अवनी को कुकिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपने खाली समय में कुकिंग किया करती थी। अवनी एक बहुत अच्छी शेफ थी और वह अपना खुद का बेकरी खोलना चाहती थी। आर्यन के कठोर व्यवहार की वजह से अवनी आज बहुत ज्यादा उदास थी, इसीलिए कुकीज बना रही थी। अवनी जब भी परेशान या फिर दुखी होती थी, सबसे पहले उसके मन में कुकिंग करने का ही ख्याल आता था। युवराज अपने कॉलेज से वापस आता है तो उसे घर में बहुत अच्छी महक आने लगती है और वह उत्सुकता से किचन की तरफ जाकर देखता है तो देखता है कि अवनी कुकीज बना रही है। कुकीज देखकर युवराज के मुंह में पानी आ जाता है और अवनी की बनाई कुकीज को खा लेता है। अवनी जो बाकी कुकीज को ओवन में रख रही थी, युवराज को ऐसा करते देख मुस्कुराने लगती है और उसे एक प्लेट में कुकीज निकालकर देते हुए खाने का इशारा करती है। युवराज प्लेट उठाकर उसे थैंक यू बोलकर कुकीज की तारीफ कर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अवनी को आर्यन और युवराज में अपने भाई अर्जुन की झलक दिखती थी। जैसे अर्जुन हर वक्त अवनी के आगे पीछे घूमता रहता था, वैसे ही राठौर मेंशन में आने के बाद से युवराज और आर्यन भी अवनी के आगे पीछे घूमकर उसे खुश रखने की कोशिश किया करते थे। रात के 11 बजे आर्यन बहुत बेचैनी से अपनी कार से अपना कोट सही करते हुए निकलता है और वह जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होता है, अवनी को कमरे में न देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसके हाथों की सारी नसें उभर आती हैं।